Hello student, in this video lecture we are going to talk about Colas law and the main applications of Colas law. In our last lecture we have already discussed about limiting molar conductivity and the impact of concentration on the value of molar conductivity of weak and strong electrolyte. With the help of this graph we can easily describe the impact of concentration on the molar conductivity of weak and strong electrolyte. Here we have two different electrolyte, that is KCl and CH3. तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है और KCl जो हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन देखें मोलर कंडक्टिविटी का, तो ग्रेजुअली इंक्रीमेंट होता है जब हम डाइल्यूट करते हैं, दैट मीन्स कंसंट्रेशन को जो हम डिक्रीज करते हैं. तो जैसा लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन का बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, मोलर कंडक्टिविटी के बेसिस में और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बेसिस में. तो जब आपने एक्सप्रेशन मेंशन किया था मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो वो प्रोडक्ट वैल्यू होता है कंडक्टिविटी और जो वॉल्यूम है हमारे पास जिसमें 1 मोल प्रेजेंट होता है. तो उस बेसिस पर हमने बताया था कि जैसे हम डाइल्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू में भी इंक्रीमेंट आता है. तो जो KCl यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें जो इंक्रीमेंट होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीमेंट होता है, और जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है वैसे तो उनकी वैल्यू बहुत कम होती है मोलर कंडक्टिविटी के लिए, बट जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं और इन्फानाइट डाइल्यूशन पे पहुंचते हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो अनएक्सपेक्टेड वे में इंक्रीज होती है. तो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ Debye-Huckel-Osanger इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसकी वैल्यू जो वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये इक्वेशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल नहीं है. तो हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो इसी चैलेंज को हम सॉल्व करने के लिए कोलाश लॉ का हेल्प कर लेते हैं. So student, Colas law basically states that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte. तो जैसे कि अगर हम बात करें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो जब हम उसको डिसोशिएट करेंगे तो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन आपके पास प्रोड्यूस होगा जो कि केटायन और एनायन आप कह सकते हैं. तो इन दोनों केटायन यानी और एनायन के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी उनका जो एडिशन होगा वही हमारे लिए क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू. तो अगर हम एग्जांपल की हेल्प से देखें या इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो सम है, एडिशन है किसका, हमारे पास जो एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और जो केटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है. तो बेसिकली कोलाश लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उस पर हम इसको एप्लीकेबल मानते हैं, बट जो उसकी एप्लीकेशन है उसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप एग्जाम्पल की हेल्प से देखें कि किस तरीके से कोलाश लॉ एक्सप्रेस होता है, तो अगर हम एसिटिक एसिड के लिए जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बेसिकली कोई भी हो सकता है बट स्टिल हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया वो एसिटिक एसिड का है. तो एसिटिक एसिड के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो एडिशन है एसिटेट आयन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू और एस पॉजिटिव आयन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू का. तो इसी तरीके से हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उनकी मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूटिंग आयंस, दैट मीन्स केटायंस और एनायंस. तो अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो स्टूडेंट फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से नहीं कर पा रहे थे वो हम कोलाश लॉ की हेल्प से काफ़ी इजीली कर लेते हैं. तो कैसे करेंगे, तो जैसे कि अभी हमने कहा कि जो कोलाश लॉ एक्सप्लेन करता है वो हमको बताता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो उनके जो कंट्रीब्यूटिंग आयंस हैं उनके एडिशन के बराबर है, उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है उनका एडिशन है. तो अगर आप देखें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एग्जाम्पल की कंसीडर आप करें, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर सकते हैं, यहाँ पे एसिटिक एसिड के लिए बात कर रहे हैं. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl, CH3CONa एंड NaCl. सो स्टूडेंट, अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो जो
वैल्यू है हमारे पास उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, वो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर पर्टिकुलर अगर हम बात करें एसिटिक एसिड के लिए तो सोडियम एसिटेट, HCl और NaCl सोडियम क्लोराइड, इन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अवेलेबल है तो इन 3 इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू की हेल्प से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली हमको करना क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कंसीडर करते हैं फाइंड आउट करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी को, तो उनके जो आयंस होते हैं उनको इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि उनका जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है वो हमको क्या प्रोवाइड कराए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला प्रोवाइड कराए। तो जैसे अभी हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किए हैं एसिटिक एसिड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो इनके जो आयंस हैं वो हमारे पास एसिटेट आयन होगा, सोडियम आयन होगा H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो अगर आप इनको देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, जो हमने आयंस लिखे हैं, ये वैल्यू है हमारे पास किसके लिए, सोडियम एसिटेट के लिए। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के लिए जो वैल्यू है वो HCl के लिए। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की अगर वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो वो किसके लिए आ जाएगा, NaCl के लिए। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास क्या है कि H पॉजिटिव और जो हमारे पास यहाँ पे एसिटिक एसिटेट का है ये वैल्यू रह जाएगी, ये Na पॉजिटिव हमारे पास इस Na पॉजिटिव से माइनस करके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारे पास जो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है Cl नेगेटिव की वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास जो ओवरऑल बचेगा इसको सॉल्व करके वो क्या बचेगा, CH3CO नेगेटिव एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। और जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया था कि जो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है फॉर एसिटिक एसिड वो एडिशन है एसिटेट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू का और H पॉजिटिव के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू का। तो इस तरीके से अगर हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू को, तो ये जो कंक्लूजन हमको क्रिएट करके देंगे वो क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी CH3COH के लिए, एसिटिक एसिड के लिए। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग आयंस हैं उनके, अगर हम किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके हम किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच सकें वीक इलेक्ट्रोलाइट तक के फॉर्मूला तक, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये एप्लीकेशन, इसका काफ़ी यूज़ है, एग्जाम्स में काफ़ी आता है, कोलाश लो भी काफ़ी एग्जाम्स में आता है। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम इसके सेकंड एप्लीकेशन का डिस्कशन करें तो वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी भी कंपाउंड के लिए अगर हम 1 मोल कंसीडर करें तो उसका जितना पार्ट हमारे पास डिसोसिएशन परफॉर्म करता है वही उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक कंपाउंड का हमने 1 मोल कंसीडर किया है और उसका 0.2 मोल हमारे पास डिसोसिएशन परफॉर्म कर दे, तो जो 0.2 है वो हमारे पास क्या है, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 मोल के लिए सिंपल है, और फर्दर अगर हम इसकी टोटल वैल्यू के लिए भी फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो जितनी क्वांटिटी हमारे पास डिसोसिएशन परफॉर्म करती है, अगर हम उसको डिवाइड कर दें जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, जो टोटल क्वांटिटी है हमारे पास हमारे कंपाउंड की, तो वो भी हमारे पास क्या वैल्यू होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो स्टूडेंट सिंपल है, हमारे पास जितना क्वांटिटी डिसोसिएशन परफॉर्म करती है और उसको हमें डिवाइड करना होता है जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी है हमारे कंपाउंड की, तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू अवेलेबल हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से हम मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से जिसको मेंशन करते हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर हम कहें कि जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C उसको हम डिवाइड कर दें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू से, तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अवेलेबल हो जाती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डिसोसिएशन रिलेट होता है मोलर कंडक्टिविटी से। तो जितना ज़्यादा हम डिसोशिएट करते हैं मॉलिक्यूल को उतना ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करता है और उतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वो भी इंक्रीज होती है। तो सीधे सीधे अगर हम कहें तो जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली रिलेट होती है डिसोशिएशन वैल्यू से। जितनी ज़्यादा डिसोशिएशन होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा
जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वो उतनी ज़्यादा आएगी। तो अगर हम बात करें ये मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, तो ये डिपेंड करेगी जो कंसंट्रेशन C पे डिसोसिएशन परफॉर्म हो चुका है, यानी कि जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने डिसोसिएशन को परफॉर्म किया है उन नंबर्स पे। और इसी तरीके से अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करें जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जितना पूरा इलेक्ट्रोलाइट था वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जो बात होती है उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाए, या आप ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C वो सीधे सीधे डिपेंड कर रही है जो कंसंट्रेशन C पे मॉलिक्यूल्स ने डिसोसिएशन परफॉर्म कर रखा है। ठीक इसी तरीके से जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो सीधे सीधे रिलेट कर रही है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जो कि इलेक्ट्रोलाइट के हमारे पास प्रेजेंट है। तो इनका जो फ्रैक्शन है वो हमको क्या प्रोवाइड कराता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन जो हमने रिप्रेजेंट कर रखा है लैम्डा, कैपिटल लैम्डा CM मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C और लैम्डा नॉट M हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट जब हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी तो हम कांस्टेंट जो है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है K इक्वल टू C, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो फ्रेंड ये जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनका एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर 2 मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है या आयंस को जनरेट करता है। तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो जैसा भी हमने एक्सप्रेस किया जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो फ्रैक्शनल वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। तो इस वैल्यू को अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली इसको हम यूज करते हैं इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर C आपके लिए पास कंसंट्रेशन है, बाकी ये हमने अभी मेंशन किया ही है जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है। तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे स्टूडेंट वो एग्जांपल है जिस तरीके से हम पोलाशियो को यूज़ करते हैं और उससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। तो फिर से हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया है। तो एसिटिक एसिड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए जैसा भी आपने देखा था हमको NaCl के लिए वैल्यू चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, सोडियम एसिटेट के लिए चाहिए और HCl के लिए चाहिए। तो NaCl के लिए ये वैल्यू है 126.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक इसी तरीके से HCl के लिए 425 और सोडियम एसिटेट के लिए 91.0। तो जैसा भी आपने देखा था कि हमको ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, जो एडिशन है हमारे पास वो सोडियम एसिटेट और HCl का है और देन उसमें हमें माइनस करनी होती है वैल्यू को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl। तो इस तरीके से अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, उसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसके लिए। तो वो वैल्यू हमारे पास है 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसी तरीके से जो फर्दर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं उनके लिए लिमिटिंग वैल्यू को। तो उसके लिए हमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका डेटा अवेलेबल होना चाहिए और हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि बेसिकली कोलाश लॉ पे और उनके एप्लीकेशन पे बेस्ड था। आई होप आपको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे इस लेक्चर की हेल्प से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।